गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने कल के लेक्चर में हम लोग जो है बैटल ऑफ बक्सर तक पढ़ लिए थे। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, वहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। उस युद्ध में भारतीयों की हार हुई थी और अंग्रेज़ जो है वो जीत गए थे। उसके बाद क्या असर हुआ, ठीक है, बिहार के प्रशासन में और बिहार, बंगाल और पूरे भारत के प्रशासन पर अंग्रेज़ों का क्या असर जो है वो पड़ा, वो हम लोग अभी के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जो सबसे ये जो यहाँ लिखा हुआ है डायआर्की इन बिहार, ठीक है, डायआर्की इन बिहार, द्वैध शासन, लॉर्ड क्लाइव जो कि 1765 का इलाहाबाद का संधि किया था और 1757 में प्लासी का युद्ध का विजेता रहा था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, इसने बिहार में यानी कि बंगाल, बिहार बंगाल, यहाँ पे द्वैध शासन स्थापित कर दिया। डायआर्की, द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन मतलब ऐसा शासन पद्धति जो दो तरीके से चल रहा है। पहला इसमें था नायब सूबेदार। नायब सूबेदार बनाया गया एक आदमी को, ठीक है, एक आदमी को पोस्ट दिया गया नायब सूबेदार का, जिसके पास काम था क्रिमिनल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखने का। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन का काम जो है वो उसका था, प्रशासन संभालना, कि जो कुछ भी कोई कमी ना हो। प्रशासन का काम जैसे अभी कौन करता है, अभी पुलिस का काम पुलिस विभाग करता है, आपको पता है, एसपी आईपीएस लोग होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन संभालने का काम जो है आईएएस, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। ठीक है, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये काम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन में विकास वगैरह सब कुछ आता है, जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो सब, ये काम नायब सूबेदार को दिया गया, जो कि एक इंडियन आदमी को बनाया जाता था, एक भारतीय को बनाया जाता था नायब सूबेदार। और उसको ये काम दिया गया, क्या काम दिया गया, प्रशासन संभालने का, कि तुम विकास करो, डेवलपमेंट करो, ठीक है, और क्रिमिनल्स को भी देखो, सारा पुलिस प्रशासन का काम उनको दिया गया। और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके हाथ में था दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब टैक्स वसूल करने का जो अधिकार था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और न्याय देने का। तो टैक्स अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पैसा कौन कमा रहा है, पैसा कमा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट कर रहा है, लेकिन काम किसको करना है, नायब सूबेदार को। डेवलपमेंट का जो काम है वो करना है नायब सूबेदार को, और पैसा आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। यही था द्वैध शासन। अब नायब सूबेदार कोई काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, पैसा तो किसी और के पास आ रहा है और काम किसी और को करना है। ऐसा नहीं हो सकता ना कभी भी। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, जिसको काम दिया गया, जैसे नायब सूबेदार है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है मगर इसको काम करना है, तो क्या ये मन से काम करेगा? आपको अगर कहा जाएगा कि बिना पैसा के काम करो तो आप तो नहीं करेंगे। तो नायब सूबेदार जो है वो काम नहीं करता था। जनता जो है वो आती थी नायब सूबेदार के पास अपना प्रॉब्लम लेके, तो ये सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि इनके पास सॉल्व करने के लिए पावर, पैसा नहीं था, ठीक है, केवल अथॉरिटी था। इनको कहा गया था कि तुमको करना है, अब कैसे भी करना है वो ये जाने, ठीक है। यही था डायआर्की सिस्टम यानी द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में की थी। और ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इस सिस्टम से बिहार में जो है एकदम अराजकता फैल गया, करप्शंस होने लगे। अब जैसे कि जो जिसको नायब बनाया जाएगा, नायब सूबेदार, वो तो करप्शन करेगा, किसी न किसी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बिहार का जो सीन है वो पूरा एकदम एनार्की, अराजकता फैल गया, कन्फ्यूजन का स्टेट हो गया। जनता को समझ में नहीं आता था किसके पास जाएं, अंग्रेज़ों के पास जाएं, जिनको टैक्स पे करते हैं उनके पास जाएं, या फिर जिनको प्रशासन का काम दिया गया है उनके पास जाएं। नहीं समझ आता। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को पता है ना कि सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार के पास जाना है। सरकार का मतलब हो गया हम लोग जो है एमएलए, एमपी, उनके पास लोग जाते हैं कि हमारा जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। पर वहाँ पे लोगों को नहीं समझ में आता था, टैक्स किसी और को दे रहे हैं और काम किसी और से करवाना है। करप्शन ये सब पूरा फैलने लगा था, ठीक है। किसको बनाया गया था नायब सूबेदार? बिहार में राजा शिताब रॉय को नायब सूबेदार बनाया गया था। नाम एकदम याद रखना है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नाम एकदम याद रखना है, ठीक है। नायब सूबेदार किसको बनाया गया था? राजा शिताब रॉय को। और रजा खां, ठीक है, रजा खां को बनाया गया था बंगाल का नायब सूबेदार। बंगाल का रजा खां, मोहम्मद रजा खां, ठीक है, बंगाल के मोहम्मद रजा खां और बिहार के राजा शिताब रॉय, ये दोनों नायब सूबेदार थे। और लॉर्ड क्लाइव ने लाया था द्वैध शासन पद्धति। ये भी याद रखना, एग्जाम में यही पूछता है कि द्वैध शासन पद्धति किसने लाया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में लाया था। आगे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1772 में वारेन हस्टिंग, जब
गवर्नर बनते हैं बंगाल के तो वो इसको सिस्टम को हटा देते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, 1772 में वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर बनते हैं तो वो इस सिस्टम को बंद कर देते हैं। वो देखते हैं कि ये सिस्टम एकदम ख़राब है, जो आदमी टैक्स ले रहा है उसी का काम है डेवलपमेंट करने का, क्योंकि उसी के पास पैसा है। तो उनको लगता है कि ये सिस्टम डायरकी एकदम ख़राब है और ये सिस्टम को हटा देते हैं। वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के पहले गवर्नर रहते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट 1770, इस समय तक तो ये लगा ही हुआ था सिस्टम डायरकी। एक टेरिबल फेमीन आता है 1770 में, एक भयानक अकाल पड़ता है बिहार में। ठीक है, एक भयानक अकाल अकर्ड इन बिहार एंड बंगाल, जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं पटना, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया। आप लोग मैप में देखेंगे कभी भी कोई ज़िला का नाम आता है या फिर बिहार में किसी जगह का नाम आता है, भारत में किसी जगह का नाम आता है, वर्ल्ड में कभी किसी जगह का नाम आप सुनते हैं अचानक से कि अच्छा ये देश है, यूक्रेन सुने, किसी का भी नाम सुने, तो एक बार मैप में उसको देखना है एकदम आवश्यक। ठीक है, एकदम ज़रूरी है कि मैप में आपको लोकेशन पता हो कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। तो अभी आप लोग देख लीजिएगा मैप में बिहार का पटना, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया, ये इलाके सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए अकाल पड़ने से। ठीक है, बहुत अकाल पड़ा, बहुत से लोग मारे गए। तो अकाल क्यों पड़ा? क्योंकि जनता जो है उनका कुछ हो नहीं रहा था, सिंचाई व्यवस्था एकदम ख़राब हो गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो अकाल पड़ गया। इसीलिए रेवेन्यू काउंसिल बनाया गया, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्टैब्लिश्ड इन 1770। रेवेन्यू काउंसिल मतलब ये काउंसिल का काम हो गया अब राजस्व कलेक्ट करेंगे, टैक्स, और ये ध्यान से टैक्स कलेक्ट करेगी कि अगर अकाल पड़ा है तो हम कम टैक्स कलेक्ट करें, ज़्यादा ना कलेक्ट करें। तो यही इसी के लिए रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बनाया गया था 1770 में, जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। ठीक है, जेम्स अलेक्जेंडर। आफ्टर द डेथ ऑफ शिताब रॉय, जब राजा शिताब रॉय की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र कल्याण सिंह जो है उनको नायब सूबेदार बनाया जाता है बिहार का। फिर 1773 में 3 साल बाद ही फिर से फेमिन आ जाता है, यानी इतना अकाल पड़ रहा है, बहुत अकाल पड़ता था उस टाइम पे, तो फिर से अकाल पड़ जाता है। सो टू स्टॉप रेगुलर फेमिन, ये जो रेगुलर फेमिन आ रहा था बार बार, गोल घर बनाया गया पटना में। ठीक है, गोल घर आप लोग देखे भी होंगे कोई कोई, और आप लोग को पता होगा कि वो एक गोदाम है, अनाज का गोदाम। उस समय गोलघर जो है वो पूरा पटना का सबसे ऊंचा बिल्डिंग हुआ करता था, और वहाँ से पूरा पटना नजर आता था। अब थोड़ा भी नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उससे बड़े बड़े बिल्डिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो गोलघर जो है वो एक अनाज गोदाम था, वो बनाया गया था बाय कैप्टन जॉन गास्टन इन 1786। 1786 तक मतलब 73 में भूकंप आया, फेमीन, फिर बार बार फेमीन आ रहा है, तो फेमीन को रोकने के लिए 1786 तक कैप्टन जॉन गास्टन ने गोलघर का निर्माण कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसने बनाया था। सिंस 1790, 1790 तक ईस्ट इंडिया कंपनी टू ऑल कंट्रोल ऑफ बंगाल इन इट्स हैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। और चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बिकम द फर्स्ट इंग्लिश मजिस्ट्रेट ऑफ पटना, पटना के पहले इंग्लिश मजिस्ट्रेट बनाए गए थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ठीक है, पहला इंग्लिश मजिस्ट्रेट बनाया गया था। अब मतलब कि ये सिस्टम तो ख़त्म हो गया 1772 में ही, डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन पद्धति, और फिर उसके बाद सारा कंट्रोल जो है वो कंपनी के हाथों में चला गया था। और वहाँ पे एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट बनाया गया था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े कि अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ और कैसे कैसे बिहार जो है वो उनके हाथों में चला गया। अब बिहार क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया है, तो अब जनता क्या करेगी? रिवॉल्ट। ठीक है, रिवॉल्ट का मतलब विद्रोह। तो कल से हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या हुआ है, विद्रोह कौन कौन सा हुआ है, वो हम लोग का कल से लेक्चर रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, और नोट्स अच्छा से रखिए, उसको रिवीजन कीजिए बार बार, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।